मोनालिसा, जिसको लियोनार्डो दा विंची के मशहूर तरीन शाहकारों में से एक समझा जाता है। सवाल तो ये है कि इतनी सेंचुरीज गुजरने के बावजूद भी ये पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है और कैसे है। बहुत कुछ कहा जाता है मोनालिसा पेंटिंग के हवाले से। जिस तरीके से उस पेंटिंग में वो औरत मुस्कुरा रही है, वो औरत देख रही है, देखने का अंदाज तो अपने आप में इतना सहरकुन है कि लोग हैरान हो जाते हैं। जब से लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट किया तब से लेकर अब तक आर्ट वर्ल्ड लवर्स, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, फिलोसोफर्स, यहाँ तक के कॉमन पीपल यानी कि मेरे और आप जैसे, हम सब ने भी ये सोचने की कोशिश की कि कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिसको लेकर हम ये कह सकें कि मोनालिसा वाकई में ऐसी क्यों है। क्या है इस पेंटिंग में ऐसा कि जो कोई इसको देखता है बस सिर्फ देखता ही रह जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोनालिसा के फेम में बहुत सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। ये भी सच है कि मोनालिसा बहुत ही खूबसूरत है और ये भी सच है कि रियलिटी के बहुत करीब है मोनालिसा। लियोनार्डो के माहिर हाथों ने इस पेंटिंग को जिस टेक्निक से बनाया उसके बीच में एक नहीं बल्कि बहुत सारी टेक्निक्स शामिल थीं। लियोनार्डो ने इस बाकमाल तस्वीर को 1503 में बनाना शुरू किया जब एक फ्लोरेंटीन बिजनेसमैन ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बीवी की एक पोर्ट्रेट उनसे बनवाना चाहता है और उनकी बीवी का नाम था लीसा गैरेंटीनी। अब लियोनार्डो ने मोनालिसा पर 10 साल मुसलसल काम किया। मोनालिसा को बनाते वक्त लियोनार्डो ने बहुत सारे ह्यूमन ऑप्टिक्स को यानी ह्यूमन फैक्टर्स को कंसिडर किया कि इंसानी आंख को कैसे इस तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत लगने पर मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने गोल्डन रेशियो का भी इस्तेमाल किया जिसको कायनात भर में एस्थेटिक्स का सबसे खूबसूरत नंबर माना जाता है। कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि इसी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हुआ जब एहराम मिस्र को बनाया जा रहा था ताकि वो और खूबसूरत नजर आ सकें। अब लियोनार्डो दा विंची ने जब बनाना शुरू किया मोनालिसा को तो उन्होंने उसके बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर किया जैसे कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर, जिसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ें जो कि बैकग्राउंड में थी उनको उन्होंने थोड़ा सा डल किया और मोनालिसा को यानी उस शक्ल को उभार कर वो बाहर ले आए। ऐसा करने से पेंटिंग में एक खास किस्म की डेप्थ का, एक खास किस्म का तासुर पैदा हुआ। समाटो टेक्निक का यूज करते हुए लियोनार्डो ने ग्रेडिएशन टेक्निक से यानी लाइट्स और शैडो को यूज करते हुए बहुत ही खूबसूरती से रंगों को इस कदर मर्ज करके, इस कदर मिक्स करके यूज किया कि उससे मोनालिसा का चेहरा बहुत ही सॉफ्ट नजर आया। जैसे आजकल हम ब्यूटी इफेक्ट डाल के किसी की भी शक्ल को बहुत सॉफ्टनेस में ले जाते हैं, लियोनार्डो ने उस वक्त ये काम अपने माहिराना हाथों से ऐसे ही किया। इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए लियोनार्डो ने ये भी समझने की कोशिश की कि जिस मॉडल को वो पेंट कर रहे थे एज मोनालिसा, उसकी स्कल कैसी थी उनकी स्किन के नीचे। उनके चेहरे के फीचर्स को एक भरपूर तरीके से इस मोनालिसा पेंटिंग में उजागर किया गया। जिन कपड़ों में मोनालिसा पेंटिंग में मॉडल को बिठाए हुए दिखाया गया वो भी बहुत अमीराना अंदाज के नहीं थे बल्कि मॉडेस्टली ड्रेस किया गया। उनको पहने हुए कपड़ों यानी वेल का रंग डार्क थीम था और साथ ही कोई ज्वेलरी नहीं पहनी गई थी। यही वजह थी कि एक आम औरत के तरीके से आप या मैं फिर या दुनिया में और सब जिसने इस पेंटिंग को देखा उस पेंटिंग से रिलेट कर सकते थे। जैसे मोनालिसा हम में से ही कोई एक हो या फिर हम में से ही। दुनिया में वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसको रेनेसांस पीरियड की सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स के तौर पर बोला भी जाता है और समझा भी जाता है और देखा तो जाता ही है। लेकिन मोनालिसा के इतने फेमस होने के पीछे सिर्फ यही बात नहीं कि वो पेंटिंग ही अपने आप में बहुत बाकमाल है। कैनवस से हट के भी मोनालिसा की अपनी ही कुछ अलग सी बात है। उस पेंटिंग में एक मिस्ट्री है, उस पेंटिंग में एक मैजिक है। ये पेंटिंग अब तो लवर म्यूजियम के बीच में मौजूद है लेकिन इसका सफर बहुत लंबा है। सबसे पहले ये सफर शुरू हुआ किंग फ्रांसिस I से, जो कि फ्रांस के किंग थे, जिनके दरबार में लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा बसर किया। वहाँ पर इस पेंटिंग को रॉयल कलेक्शन का एक पार्ट बनाकर रखा गया।
फ्रेंच उमरा और शर्फा में ये पेंटिंग बहुत मकबूल थी। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का ज़माना आया और उसके बाद इस पेंटिंग को प्रॉपर्टी कंसिडर कर दिया गया आम लोगों के लिए। वहाँ से चलते चलते ये पेंटिंग एक दफ़ा नेपोलियन के बेडरूम में भी हैंग हुई। जी, वही नेपोलियन द ग्रेट जिनका जिक्र हम सुनते रहते हैं। 1550 में एक इटालियन स्कॉलर जॉर्जियो वेसारी ने रेनेसां पीरियड के आर्टिस्ट के बारे में एक बायोग्राफी लिखी और उसमें उन्होंने खोल के उन तमाम टेक्निक्स का जिक्र किया जिसको देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट किया था। उनकी लिखी हुई इस बायोग्राफी को बहुत सारी ज़बानों में तर्जमा करके पढ़ा भी गया, इस पर रिसर्च भी की गई और इसे समझा भी गया। वहीं से पता लगा कि लियोनार्डो ने मोनालिसा को बनाते हुए कितनी अमेजिंग और कितनी ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ किया था। वहाँ से ये पोर्ट्रेट ऐसे फेमस होना शुरू हुई कि ये हर हाउस होल्ड का एक नाम बन गई। मोनालिसा को लोगों ने जिंदगी का एक सहरकुन पहलू मानकर इसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। फिर हुआ कुछ यूं कि नेपोलियन के बेडरूम से तय किया मोनालिसा पेंटिंग ने लूवर म्यूजियम का सफर और वहां पर इसको डिस्प्ले कर दिया गया आम पब्लिक के देखने के लिए। लोगों की तो कतारें लग गईं, अमीर क्या गरीब क्या, सभी इस पेंटिंग को देखने के लिए म्यूजियम में चौक आ रहे थे। यूरोपियन कल्चर में 18वीं सदी में यूरोपियन स्कॉलर्स ने मोनालिसा के फेम को और भी ज्यादा उजागर कर दिया और इसको हर तरफ ऐसा फेमस किया कि 1854 में अल्फ्रेड de Mesnil ने ये कहा कि मोनालिसा की स्माइल में तो कुछ अजीब सी ही कशिश है। उन्होंने कहा कि मोनालिसा को देखकर जो सुकून मिलता है और जैसी सहरकुन शख्सियत उसकी लियोनार्डो ने पेंट की है वो अपने आप में इतनी बाकमाल है कि उसकी कोई भी मिसाल नहीं मिल सकती। फिर जनाब 1869 में वॉल्टर पीटरसन ने मोनालिसा के बारे में ये कह दिया कि वो तो फेमिनिन ब्यूटी का एक ऐसा शाहकार है जिसको दुनिया में न पहले किसी ने पेंट किया न आगे कोई कर सकेगा। अब आ गई 20वीं सदी और इसमें ये पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि इसको हर कोई वर्ल्ड का एक बहुत ही मशहूर तरीन बल्कि अपने आप में एक लेजेंड, एक आइकॉन मान के चल रहा था और आज भी चल रहा है। 1911 से मोनालिसा पेंटिंग की शोहरत में बेपनाह इजाफा हो गया। उस पर कोई भी ऐसा शख्स न बचा जो मोनालिसा पेंटिंग से मुतासिर न हुआ हो। लियोनार्डो तो बिलाशुबा थे ही बहुत बाकमाल और बहुत ही जीनियस भी, मगर इससे पहले उनका शुमार माइकल एंजेलो एंड राफेल जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट की लिस्ट में होता था। लियोनार्डो एक अच्छे पेंटर ही नहीं थे बल्कि उनमें साइंस की सूझबूझ भी थी और चीजों को इन्वेंट कैसे करना है ये भी वो बाखूबी जानते थे। साइंस, आर्किटेक्चर और फिर एस्थेटिक्स, इनको कैसे मिक्स करके अपने काम में उसको डिस्प्ले करना है, इसमें लियोनार्डो का कोई सानी नहीं था। 1911 में एक दफा मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई और इसने दुनिया भर के मीडिया में हेडलाइंस बना दी। हर बंदा शॉक में था। जो लोग भी लूवर म्यूजियम में इसको चौक दर चौक देखने के लिए आ रहे थे, वो जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि मोनालिसा वहां पर नहीं है तो वो तो हक्के बक्के रह गए। लोग शॉक में थे और हैरत में भी ये कैसे हो गया और मोनालिसा आखिर कहाँ गायब हो गई। फिर आखिर पेंटिंग की चोरी के 2 साल बाद इस पेंटिंग को बरामद कर लिया गया जब फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर ने पुलिस को कांटेक्ट करके ये बताया कि एक शख्स ने उस पेंटिंग को बेचने के लिए उससे कांटेक्ट किया है। उस इंसान का नाम था विंसेंजो। उसका मौक़िफ़ यह था कि मैं चोरी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अपने कल्चर को सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये पेंटिंग असल में तो इटालियन शाहपारा है। जब पुलिस ने उससे तफ्तीश शुरू की तो उनको पता चला कि उसने अपने 2 साथियों के हमरा पहले तो इस पेंटिंग को दीवार से उतारा और फिर एक जगह छुपा दिया एक क्लोजेट में, वो भी पूरी रात के लिए, और फिर सुबह मौका मिलते ही वो इस पेंटिंग को लेकर फरार हो गया। फिर उसने एक ट्रंक में एक फॉल्स यानी एक फेक खाना बनाया जो बाहर से तो ट्रंक का हिस्सा ही लगता था लेकिन अंदर उसमें थी मोनालिसा पेंटिंग। तो कुछ ऐसे बहुत से मराहल को तय करते हुए दोबारा से मोनालिसा पेंटिंग पहुंच गई लूवर म्यूजियम में। लोगों ने खुशी से इसके वापस मिलने को बेपनाह सेलिब्रेट किया और सारी दुनिया में, सारे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स में इसका चर्चा हुआ कि ये आर्ट का बहुत बेहतरीन ट्रायर अब दोबारा मिल गया है।
जब से टेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसेस हुए हैं, हर तरीके से इस पेंटिंग को जांचने परखने की कोशिश की गई है। हर कोई एक ही नतीजे पर पहुंचा कि लियोनार्डो के हाथों में कुछ अजीब सा जादू था और वही मुंतकिल कर दिया उन्होंने इस मोनालिसा पेंटिंग में। अब भी जो लोग पेरिस को विजिट करते हैं वो अपना ट्रिब्यूट इस पेंटिंग को पे करने के लिए जरूर जाते हैं। बेशक ये मोनालिसा के फेमस होने के कई सौ या फिर कई हजार फैक्टर्स बयान किए जा सकते हैं, चाहे फिर वो इस पेंटिंग का सफर हो जितने मराहल इसने तय किए लुवरे म्यूजियम तक पहुंचने के लिए, फिर 19वीं सदी में जैसे इसको हैंडल किया गया, 20वीं में और फिर 21वीं में, और फिर जैसे इसको एक बार चुरा लिया गया। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि लियोनार्डो दा विंची ने बाकमाल तरीके से और बहुत ही महारत से इस पेंटिंग को कुछ ऐसा बनाया है जैसे कि ये पेंटिंग अपने आप में जिंदा है, और वो भी सेंचुरी से। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक इस पेंटिंग की ऐसे ही खूबियां बयान होती रहेंगी। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मोनालिसा वाकई दुनिया की सबसे सेलिब्रेटेड और सबसे मशहूर पेंटिंग मानी जाती है। आपको भी जब भी मौका मिले कि आप फ्रांस या फिर पेरिस को विजिट करें तो वहाँ लुवरे म्यूजियम में ज़रूर अपना ट्रिब्यूट पेश करें इस तस्वीर को।